नमस्कार। दो नज़ारा सामने देख रहा हूँ। पहला, बालिकाओं की उपस्थिति असरदार है। ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इनकी भागीदारी की वजह से भारत हमेशा उन्नति करता रहेगा। दूसरा, जब मैंने वकालत चालू की थी तो मेरे पिताजी ने मेरे मुंशी से पूछा कि वकील साहब से जो लोग मिलने आते हैं उनमें तू कैसे तय करता है कि पहले कौन मिलेगा? तो उसने कहा कि सूट बूट वाले को पहले मिला दूंगा और पगड़ी वाले को बाद में। पिताजी ने कहा इसकी वकालत का बंटाधार करेगा, पगड़ी वाले को तुरंत मिला दिया कर। इन सब पगड़ी वालों को नमस्कार। इन पगड़ी वालों की बदौलत ही मैंने यह सफर पूरा किया है। और यदि अगर ये बात छिपाना भी चाहता तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब राज्यसभा में मैं सभापति की सीट पर बैठा और मेरा परिचय कराया तो कहा यह कृषक पुत्र है। राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, इनसे मेरा परिचय है, पर इनके पिताजी से ज़्यादा गहरा परिचय था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, ये आपके सांसद हैं, ये इनका परिचय नहीं है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, वो देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, दुनिया में जाने माने फिलोसोफर रहे। उनकी जान पहचान क्या थी? अध्यापक की, टीचर्स डे। उसी तरीके से सम्मान्य कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी की पहचान पद्मश्री से भी नहीं है। इनको पद्मश्री मिला हुआ है। फौज में कर्नल का काम किया है, उससे भी नहीं है। इनकी असली पहचान है कि इन्होंने उस समय 120 करोड़ जनता, आज 140 करोड़ जनता का सर ऊंचा किया जब निशाना सही लगाया और महाभारत के अर्जुन की तरह निशाना लगाया। प्रोफेसर बलराज सिंह को मैं लंबे समय से जानता हूं। जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, अनअज्यूमिंग हैं, पर आज इनकी एक खूबी मेरे सामने आ गई। ये भी उतना ही चैलेंज फेस कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूं घर में। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टरेट है वनस्थली से, विद्यापीठ से। इनकी धर्मपत्नी भी बहुत शिक्षित है। तो हम में सामंजस्य बना रहेगा। कौन कहता है कलयुग है? जब अपने इनको नमन करते हैं जिन्होंने 1100 बीघा जमीन उस समय कितना सोचकर, कितनी दूर की सोची, कितने जनहित की सोची, दे दी। भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत, भारतीय संस्कृति का आधार उन्होंने अपने कृत्य से किया। उनको नमन करता हूं। आप और हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने वो काम किया जबकि आम आदमी रेट रेस में पड़ा हुआ है, अंधाधुंध कब्जा करना चाहता है, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना चाहता है। उस समय ऐसा सोच रखना, हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। और इसी कड़ी में
मैं संग्राम सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। इनकी जड़ें उस परिवार से जुड़ी हुई हैं जो हम सब के लिए एक आदर्श है। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार नहीं था। लोग धर्मशाला बनाते थे, लोग स्कूल बनाते थे। आज़ादी के बाद भी बड़े औद्योगिक घरानों ने यही काम किया। अब यह व्यवसाय बन गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता, और मैं मानकर चलता हूं कि अब इसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है, 3 दशक के बाद आई है, व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और उसी का नतीजा है कि मेरे सामने मैं उन बच्चे और बच्चियों को देख रहा हूं जो भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, आज आप ऐसे भारत में रह रहे हो जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कटारिया जी संसद सदस्य रह चुके हैं, राज्यवर्धन जी संसद सदस्य हैं, पर मैं दोनों से सीनियर हूं। मैं 89 में था। राज्यवर्धन जी और कटारिया जी को पता है 89 में हमारे क्या हालात थे। देश की आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से विदेश में गया, बैंक के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी साख बच जाए। उस समय भारत का फॉरेन रिजर्व 1 या 2 बिलियन के बीच में था, जो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता था। आज बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज 600 बिलियन। कल्पना से परे उपलब्धि, क्योंकि देश का नेतृत्व एक बात जानता है कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हर भारतीय अपनी प्रतिभा को दिखा सके, और वो हो चुका है। आज से 10 साल पहले दुनिया के अंदर 5 देशों की बड़ी चिंता थी। वो देश आर्थिक रूप से कमजोर थे, दुनिया को लगता था बिखर जाएंगे। उनमें था ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की और भारत। और क्या करिश्मा हुआ? सितंबर 2022 में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बनी आर्थिक जगत में। कोई अंदाजा लगा सकता है इतनी बड़ी छलांग? हाँ, ओलंपियन राज्यवर्धन जैसे लगा सकते हैं कि छलांग लगाई जाती है, उसको अचीव किया जाता है। एक जमाना था सरकार की तरफ से कोई राहत मिलती, बीच में गायब हो जाती, बीच में कम हो जाती, बिचौलिए चाट जाते, बिचौलिए के बिना काम नहीं चलता। कहाँ गए वो बिचौलिए? खत्म ही हो गई। बॉयज एंड गर्ल्स, आपको तो पता ही नहीं। ये पहली बार भारत में हुआ है कि सत्ता के केंद्र में भ्रष्टाचारी की कोई एंट्री नहीं है। Our power centers have been totally sanitized of corrupt elements, power brokers, खत्म हो गया है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा फोकस दिया बालिकाओं पर, हर तरीके से दिया, चाहे 17 करोड़ गैस कनेक्शन परिवार को देने हो, क्योंकि धुआं उनकी आंखों से आंसू निकालता था। मैं जब संसद सदस्य था, हमें साल में 50 गैस कनेक्शन मिलते थे, और हम सोचते थे हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी ताकत दिखाई है, कोई सोच भी नहीं सकता था इतने विशाल भारत में हर घर में टॉयलेट होगा,
या कोई आदमी कल्पना करेगा कि हर घर में नल होगा, नल में जल होगा? आज के दिन हर गांव के अंदर इंटरनेट है। हमारी इंटरनेट की जो यूसेज है पर व्यक्ति, वो अमेरिका और चाइना दोनों को मिला लो उससे भी ज्यादा है। मैं किसान परिवार से आता हूं। साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को सीधा पैसा मिलता है। यह पैसा अब तक 2,50,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या है? पगड़ी वालों को नमन करता हूं। खुशी है कि देने वाले में तो देने की ताकत है, पर लेने वाला भी तकनीकी रूप से तैयार है। यह तैयारी लेने वाले की है। और इसी सोच की वजह से जब 2014 में शुरुआत की गई कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, वो कितना सार्थक हुआ। हमारे किसान का बल है, हमारे किसान की ताकत है, और दुनिया के सामने बड़ी मिसाल है कि 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं, चावल और दाल मिल रहा है मुफ्त में। आज तक भी मिल रहा है। दुनिया में जहां भी जाता हूं, लोग विश्वास ही नहीं कर सकते। अब इसमें गुणात्मक बदलाव कब आएगा? वो तब आएगा जब आप लोग सक्रिय होंगे। आप लोग ही इसका कारण बनेंगे, आधार बनेंगे। दिस इपोकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐतिहासिक बदलाव किसान की सोच की वजह से आएगा। मैं किसान को आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, बदलती हुई तकनीकी के साथ बदलें। मुझे आश्चर्य हुआ जब एक किसान ने कहा कि ट्रैक्टर तो लगातार ही चलते रहना चाहिए। मैंने कहा, दादा, चाचा, काका, ये ट्रैक्टर में बदलाव होता है हर साल। सरकार ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। 10 साल के बाद ट्रैक्टर मत रखो, नया लो। उसके फायदे आपको पता लगेगा। कृषि के अंदर जितनी आवश्यकता अनुसंधान की है, वो और कहीं नहीं है। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान के त्याग की वजह से, किसान ने सबका सहने के बावजूद उस भारत को इतना मजबूत कर दिया जहां दूर दूर तक फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। हम बच्चे थे तो PL 420 या 480, PL 480 गेहूं अमेरिका से आता था। तब हमारी जनसंख्या भी क्या थी? आपकी बदौलत, एग्रो साइंटिस्ट की बदौलत, इनकी रिसर्च की बदौलत आज भारत अग्रणी देशों में है। मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। आज के दिन भारत बढ़ रहा है। दुनिया भारत का डंका मान रही है। भारत के प्रधानमंत्री की साख दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में है। आज भारत अपने फैसले अपने हित को देखकर करता है, किसी दबाव में नहीं करता। इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स, वी शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें हर हालत में भारतीयता को ऊंचा रखना है। We have to be proud citizens of this great country. We have to take pride in our historic phenomenal rise. ऐसा पहले नहीं देखा था। आज के दिन मैं बॉयज एंड गर्ल्स आपको कहूं, आपकी मुट्ठी में तो आज पूरी दुनिया है, आपके पास स्मार्टफोन है। भारत मंडपम कल्पना नहीं कर सकते क्या विशाल बना है, और उससे भी बड़ा 10 दिन के अंदर उद्घाटन होने वाला है। संसद की नई बिल्डिंग 2.5 साल में इतनी विशाल बिल्डिंग बन गई, और वो बिल्डिंग नहीं बनी है,
उसके अंदर की जो फिटिंग्स हैं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। बलराज जी, आपके यहाँ से 10 बच्चों का एक डेलीगेशन बनाइए, वो दिल्ली में मेरे गेस्ट रहेंगे, उनको पार्लियामेंट दिखाएंगे और दिल्ली में जो बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री संग्रहालय को, वार मेमोरियल को, भारत मंडप को, आप दंग रह जाएंगे। वी विल हैव देयर स्टे फॉर 1 वीक। बॉयज एंड गर्ल्स, ये वन टाइम नहीं है, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और ये चलते रहेगा। जब मेरा प्रोग्राम बन रहा था तो जोबनेर पहले आने का नहीं था, पर जोबनेर आने के लिए मुझे आपके मंत्री जी ने और प्रताप भानु शेखावत ने दोनों ने जिद कर कहा जोबनेर जरूर चलो। मैंने कहा जोबनेर जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बलराज से कई दशकों का परिचय है और वहाँ जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ही चल रहा होगा। आई वॉज रॉन्ग। आपका काम तो बहुत उत्तम चल रहा है, पर जो प्रेरणा मैं आज इनको नमन कर ले रहा हूं, उस प्रेरणा का ज्ञान मुझे नहीं था। आज के दिन आंख में आंख मिलाकर किसी भी कुबेर को मैं कह सकूंगा कि सोच मत, आपके सामने एक उदाहरण है, उस व्यक्ति ने उस समय क्या किया। आप तो छोटा सा हिस्सा देने की कोशिश कर रहे हो। I am leaving this place, boys and girls, fully energized, surcharged, inspired and motivated by the sacrifice and contribution of Karan Narendra Singh ji. कहने को तो बहुत कुछ है, पर आप सब समझदार हैं। मेरी बात को पगड़ी वालों सब जगह पर कह देना कि भारत का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से किसान का बेटा दिल्ली में बैठा है। और उस आदमी को भी ध्यान रखना जिसने इतना बड़ा फैसला लिया कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में और कृषक पुत्र उपराष्ट्रपति निवास में। मैं अच्छी खासी वकालत कर रहा था और वकालत चल भी बहुत जोरदार रही थी। अचानक 2 महापुरुषों ने मेरा रास्ता बदल दिया। दोनों महापुरुषों ने देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। चौधरी देवीलाल और भैरू सिंह शेखावत जी। जब सबसे ज्यादा वोटों से झुंझुनू में 89 में मैं जीता, मेरे चुनाव का पूरा संचालन माननीय भैरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे। मेरे जीवन का वो कैसा पल रहा होगा कि जिस आदमी ने मेरा राजनीति में निर्माण किया। मैं मना कर रहा था चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मुझे याद है एक तो चौधरी साहब की बात। मैंने चौधरी साहब को कहा मैं प्लीडर हूं, उन्होंने कहा प्लीडर की पी हटा दो, लीडर बन जाओ। और दूसरा, चौधरी साहब ने भैरू सिंह जी को फोन किया कि यह वकील आपकी बात मानता है तो आप इसको सुझाव मत दो, आदेश दो।
इन दो महापुरुषों की कृपा मेरे पर है। अब एक महापुरुष देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरे उपराष्ट्रपति बने। जब मैंने उस बिल्डिंग में कदम रखा, मैंने शेखावत जी को नमन किया। उनकी एक एक बात मेरे आंखों के सामने रही। वो महापुरुष थे और ये महापुरुष हैं। ये तीन अपने आप में मिसाल हैं। इनके जीवन में आप कहीं कलंक नहीं देखेंगे, सिर्फ त्याग देखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, remember one thing, India is on the rise as never before. Rise of India is unstoppable. भारत 2047 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, इसमें कोई शंका नहीं। पर कुछ गड़बड़ है। भारत की प्रगति को देखकर कुछ लोगों का हाजमा गड़बड़ हो जाता है। उनसे कुछ उल्ट पुल्ट बात के बिना रहा नहीं जाता है। ये अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। पाचन शक्ति देश के लिए अच्छी होनी चाहिए। यह विषय राजनीति का नहीं है, यह विषय देश का है। जब देश का मामला है, सब राजनीति पीछे है। मेरा देश आगे है, हमारा देश आगे है। We stand for our nation. We live for our nation. We die for our nation. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी धर्मपत्नी नहीं आती तो मैं और भी खुलकर बोलता। थैंक यू।